टू क्रिप्टोनिक वन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज मैं आपको रेडिएंट कैपिटल के बारे में बताऊंगा। रेडिएंट कैपिटल बेसिकली है क्या और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, कितना जा सकता है। ये देखो, जस्ट एन आइडिया हम इसमें डिस्कस करेंगे और अगर इसमें एंट्री लेनी बनती है तो भी मैं बता दूंगा, अगर नहीं बनती तो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है। एक बैंक तो आपने देखा है कि आपका एचडीएफसी बैंक में या कोई भी बैंक होगा, उसमें एक सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब आप अपनी एसेट उनको देते हो और उसके बाद आपके एसेट्स वो कंट्रोल करते हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, आप सब कुछ वो बैंकिंग वाले काम कर सकते हो, लेकिन आपका जो पैसा होगा आपके अपने वॉलेट में होगा और आप उसको देख सकते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लोन लेना होता है तो कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती, सीधा जाके आप, जैसे अगर आपको 100 रुपए का लोन लेना है तो अपने 120 रुपए की एसेट वहां पे जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको 100 रुपए का लोन मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसमें कोई भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद अगर देखा जाए तो रेडिएंट कैपिटल क्या काम करता है इसके अंदर, तो रेडिएंट कैपिटल जो है वो अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक बैंक की समझ लो इसको, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो इसमें एक बोरिंग होती है और एक लैंडिंग होती है। लैंडिंग के लिए जैसे आपको, आपके पास कोई टोकन है, इसमें लैंड कर सकते हो, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अगर आपने बोरिंग करनी है तो बोरोइंग करनी मतलब उधार, इससे इनसे पैसा लेना है, एज ए लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए कोलेटरल में कुछ पैसा इनको देना पड़ेगा, मतलब जितना ले रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा और आपको वो टोकन मिल जाएगा। इसमें रुपीज या ऐसा कुछ डॉलर्स वगैरह नहीं, आपको टोकन मिल जाएंगे। अलग अलग टोकन है, कुछ भी आप सिलेक्ट करके आप ले सकते हो, ठीक है। अब रहा इसमें और दूसरे, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में है, आवे है, मेकर है और काफी बड़े बड़े प्रोटोकॉल है, उसमें और इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों डिफरेंस मैं बता देता हूं, एक अच्छा डिफरेंस है और वो आने वाले टाइम में इसकी में थोड़ा सा पोटेंशियल है इसके जो टोकन को ऊपर उठाने के लिए। ऑलरेडी काफी अच्छा हाइट पे उठ चुका है इनका टोकन है, लेकिन और भी जा सकता है आने वाले टाइम में। वो क्यों जा सकता है, उसका जो रीजन है इंटरऑपरेबिलिटी। इनका जो मकसद है, 3 मकसद है फ्रेंड्स। सबसे पहला जो डिसेंट्रलाइजेशन, डिफाई तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज होता ही होता है, ठीक है। ऑल चेन ऑन वन प्लेस, तो ये खुद से ओमनी चेन के ऊपर बिल्डअप है, लेकिन ये जो कनेक्टेड है काफी सारी अलग अलग चेन के साथ कनेक्टेड है। तो इसका पर्पज ये है कि जितनी भी एसेट दूसरी चेन्स के ऊपर पड़ी हुई है वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए, ठीक है। अब तीसरा जो है इनका है इंटरऑपरेबिलिटी। जब सारी जगह, सारी चेन से लिक्विडिटी एक जगह इकट्ठी करने के लिए, मतलब इनके प्रोटोकॉल में लाने के लिए इनको सबसे बड़ी क्या करना पड़ेगा, बड़ी बात ये होगी कि इंटरऑपरेबिलिटी। अब मैं आपको बता दूंगा इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है। जैसे आप पहले जब ईमेल आए थे, अगर आपको पता हो या माइंड में हो, याहू से हम याहू में ही ईमेल कर सकते थे और जीमेल से ही जीमेल में ही कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया तो याहू से जीमेल में और जीमेल से याहू में और किसी भी दूसरे ईमेल के ऊपर ईमेल जा सकती है। तो ये हो गया इंटरऑपरेबिलिटी। तो ऐसे ही इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा यूज किया है। मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल इस टाइप का यूज केस अडॉप्ट करते नहीं है। सिंपल एथ के ऊपर है तो एथ के टोकन्स में ही बोरोन लैंडिंग होगी, और अगर बीएनबी है तो उसी के अंदर होगी। तो इन्होंने क्या किया है, अगर आपने इथेरियम के ऊपर बोरो किया हुआ है, ठीक है, लोन लिया हुआ है इनसे और इथेरियम के ऊपर लोन ले रखा है, तो उसको आप पे कर सकते हो दूसरी चेन, मतलब बीएनबी चेन के ऊपर भी पे कर सकते हो जाके। और अगर आपने आर्बिट्रियम के ऊपर ले रखा है तो इथेरियम या पॉलीगोन या कुछ भी अपने जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, उस हिसाब से आप चेन सिलेक्ट करके उसको पेमेंट कर सकते हो। ऐसे ही लोन की जगह अब एसेट्स भी ऐसे डाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा एक यूज केस बनाया है अपने प्रोटोकॉल का। और इनके प्रोटोकॉल के साथ साथ जो भी इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, रेडिएंट टोकन को उनको मिलता है, मतलब ये प्लेटफॉर्म टोकन हो गया, और रेडिएंट को भी यहाँ पे एज ए कोलेट्रोल यूज किया जा सकता है। तो एनीवे, तो ये था इसका यूज केस और पूरी कहानी।
तो क्या ये टोकन बहुत अच्छा जा सकता है? उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, इनका एक चार्ट देखना पड़ेगा अनलॉकिंग, वो मैं देख लेता हूं। ठीक है, मैं भी चाहता नहीं हूं कि वीडियो बहुत लंबा बने। तो अभी के हिसाब से इनको 9 से 10 महीने हो चुके हैं दोस्तों। अभी इनकी जो मार्केट में जो इनका जो सर्कुलेशन होगी 500 के आसपास होगी। ठीक है, 9 से 9 महीने के आसपास हो गए हैं, तो 500 मिलियन टोकन इनके अनलॉक हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। अभी मैं इनका जो यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे सर्कुलेशन जो दिखा रहे हैं वो 233 मिलियन के आसपास दिखा रहे हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी के लिए अगर हम इसके चार्ट को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर नज़र आती है। तो यहाँ पे 500 मिलियन, और अगर 25 महीने में देखा जाए तो 25 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे TGE को, तो ये पूरे 1000 मिलियन मतलब 1 बिलियन टोकन मार्केट में आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये अनलॉकिंग कर रहे हैं वैसे वैसे इनका जो प्रोजेक्ट है वो तरक्की कर रहा है। 2022 में इनका टोकन जो मार्केट में आया था, और अगर देखा जाए तो 50 मिलियन टोकन हर मंथ इनके मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, एमिशन कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अब ये जो प्रोटोकॉल है धीरे धीरे मार्केट में इनके टोकन तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनका जो इकोसिस्टम ग्रो भी कर रहा है उसी हिसाब से। तो आने वाले टाइम में कितना जा सकता है दोस्तों? यहां से जो 10 to 15x ये इजीली जा सकता है, और इसकी जो मार्केट कैप है 1 बिलियन से ऊपर जाने के चांसेस है। बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों जो है 67 मिलियन के आसपास है। तो अगर 1 बिलियन देखा जाए 15x के आसपास ये इजीली जा सकता है। 1 बिलियन अगर इसकी मार्केट कैप होती है तो आने वाले टाइम में। तो दोस्तों 15x इतना बड़ा ह्यूज प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर प्रोटोकॉल सही से काम करे तो इतना जा सकता है। मुझे कहीं पे ऐसा दिखा नहीं कि इसमें कोई बर्निंग वगैरह का इकोसिस्टम है। तो 1 बिलियन का टारगेट है इसका, 1 बिलियन मार्केट कैप का। तो जब भी 1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव हो जाएगी तो 15x इजीली हो सकता है इसका टोकन। ऑलरेडी काफी हाइप है। अगर इसमें आप छोटा मोटा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें स्टेक वगैरह कर सकते हो, और इसमें लैंडिंग बोरिंग करनी है तो वो आपकी मर्जी है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीजों में, बट टोकन ट्रस्टवर्दी है, मेहनत करी है इन्होंने, इंटरऑपरेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया है, कोई डाउट नहीं है, टोकन अच्छा है। फिर से अगर कोई कहता है कि अपनी जेम लिस्ट में इस टोकन को कोई शामिल करेगा कि नहीं करेगा, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक टेलीग्राम में अपनी एक जेम लिस्ट रेडी की हुई है। तो उसके अंदर मैं इस टोकन को जेम लिस्ट में शामिल तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये प्रोटोकॉल ठीक ठाक है। इफ यू वांट टू यूज यू कैन डू, वो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।